नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 और 30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उन्हें खदेड़ दिया। चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। दरअसल हिमालय पर्वत के 4350 मीटर की ऊंचाई पर बनी पैंगोंग झील से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC गुजरती है। पैंगोंग झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है। इसके पश्चिमी भाग के करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के पास है, जबकि पूर्वी भाग के 90 किलोमीटर एरिया पर चीन का नियंत्रण है। अब चीन की इस घुसपैठ पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां सवाल पूछा है मोदी मौन क्यों है, मोदी की लाल आंखें क्यों नहीं है, तो संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं मोदी की आंखें तो लाल हैं, कांग्रेस की आंखें गीली क्यों हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, पैंगोंग में फिर घुसा चीन, पक्का इलाज क्या है। जी हां, क्योंकि एक बार पहले भी जब इसी तरह की घुसपैठ हो चुकी है तो दोबारा घुसपैठ की जुर्रत चीन ने की कैसे, और इसका पक्का इलाज आखिर है क्या। इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय करा दूं, उससे पहले जरा सुन लीजिए कैसे बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर इस घुसपैठ पर आमने सामने है। 31 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? कि ये लाल आंखें वर्सेस भीगी हुई गमगीन आंखों का सवाल है। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है, और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभुता के और आंखें उठाकर देख ले। जब तक ये सरकार और जब तक हमारी सेना खड़ी है, कोई भी इंडिया के, भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहीं मेरा प्रश्न रणदीप सिंह सुरजेवाला और राहुल गांधी जी से है। हमारे पास तो लाल आंखें, आपके पास ये भीगी हुई आंखें क्यों हैं? तो लाल आंखों और भीगी आंखों पर आज आमने सामने होंगे बीजेपी से संबित पात्रा और कांग्रेस से अनुमा आचार्य, विंग कमांडर अनुमा आचार्य। कुछ दिन पहले तक आप उन्हें एक एक्सपर्ट के तौर पे देखते थे और अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई हैं। मेरे साथ मेजर जनरल AJB जैनी रिटायर्ड भी जुड़ गए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल भी। आप सभी का स्वागत सर, सल्यूट टू यू सर। संबित पात्रा, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। संबित, पहला सवाल मेरा सीधा, जो कि हर देशवासी के मन में होगा। मैं कांग्रेस के सवाल पर बाद में आऊंगा। मेरा सवाल ये, चीन की इतनी जुर्रत बार बार संबित पात्रा क्यों हो रही है? एक बार झड़प होने के बाद और एक बार घुसपैठ करने के बाद वो पीछे नहीं गया है, अब फ्रेश इनकर्शन। पूरा देश सोच रहा है कि ऐसा हो क्या गया, चीन इतनी हिमाकत कर कैसे रहा है? देखिए मानक जी, जहां तक चीन का सवाल है, आपका जो मूल प्रश्न है कि चीन इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है, कोई आज का विषय नहीं है। चीन आरंभ से ही एक विस्तारवादी ताकत है, जिसको अंग्रेजी में एक्सपेंशनिस्ट फोर्स कहते हैं। ये आज पूरे विश्व का बच्चा बच्चा जानता है। हर जितने भी चीन के नेबर हैं, हर नेबर के साथ इसी प्रकार का व्यवहार और अपना एक विस्तार को समुद्र से लेकर, नभ से लेकर जमीन तक हर जगह स्थापित करना, यह चीन कोशिश कर रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि चीन ये हिम्मत कैसे कर रहा है, प्रश्न यह है कि क्या हिंदुस्तान चीन के इस विस्तारवाद को उचित उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, और हर स्थान पर दे रहा है, विश्व पटल पर भी दे रहा है, और जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के माध्यम से सीमा पर भी दे रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से LAC को यूनिलैटरली चेंज करने की चीन ने कोशिश की है, बार बार की है, पहले भी चीन की है, 62 में भी चीन ने यह कोशिश की थी। 62 का नतीजा जो हमने देखा था वो दुखद था, और बार बार हिंदुस्तान ने कहा है। आपको मैं याद दिला दूं, आदरणीय अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है। अरुण जी ने कहा था, दिस इंडिया इज नॉट द इंडिया ऑफ 1962, इंडिया ऑफ 1919। उस समय जब LAC में स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम का, तब जेटली जी ने कहा था इंडिया ऑफ 2020 और इंडिया ऑफ 2019 इज नॉट इंडिया ऑफ 1962। इसीलिए तो मैं आज का भारत एक, अगर ये 1962 वाला इंडिया नहीं है तो आज के इंडिया के अगेंस्ट चीन की इतनी हिम्मत क्यों हो रही है? ये तो मोदी जी का इंडिया है, उसके अगेंस्ट भी बार बार वो ऐसी हिमाकत क्यों कर रहा है? इसीलिए तो
नहीं, वो हिमाकत कर रहा है, हम उत्तर दे रहे हैं कि नहीं। देखिए, आज जो MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है वक्तव्य, वो वक्तव्य लेकर मैं बैठा हूं। उस वक्तव्य में क्या कहा गया है? उस वक्तव्य में कहा गया है कि 29 और 30 अगस्त को एक तरह से आमने सामने चीन और इंडिया की जो आर्मी है वो हुई है, और उसमें दो तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसका इस्तेमाल आपके जनता की भलाई के लिए कर दूं। PLA ट्रूप्स वायलेटेड, कि जो वायलेशन हुआ है वो PLA के ट्रूप द्वारा पहले वायलेशन हुआ। प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट, ये भी PLA ने प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट किया। किंतु सबसे खुशी की बात आपको सुनना चाहिए कि इंडियन ट्रूप्स प्रीएम्प्टेड दिस PLA एक्टिविटी। भारत के ट्रूप्स ने, भारत के इंटेलिजेंस ने इसे प्रीएम्प्ट कर लिया, पहले से ही जान गए, और उसके नतीजे से दे थ्रॉटेड द चाइनीज इंटेंशंस। जो चाइना का विस्तारवाद की नीति थी उसको सक्सेसफुली रोक दिया। हम यूं तो शांति चाहते हैं, किंतु कोई भी अगर आंख उठा के हमारे देश के संप्रभुता को देखेगा तो हम पहले से ही जानते हैं कि यही तो कह रहे हैं। कांग्रेस का कहना यह है, मोदी जी जब तक लाल आंख नहीं दिखाएंगे, जैसा वो पहले विपक्ष में रहते हुए कहते थे, तब तक तो चीन ऐसी बार बार हिमाकत करेगा ही। वो तो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए। आपने करारा जवाब नहीं दिया। किसने कहा? आपको हमारी इंडिया की आर्मी पे विश्वास नहीं है कि भारत की जो आर्मी है वो करारा जवाब नहीं दे सकती है? देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला और वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि PLA का एक भी जवान मौत को नहीं गया है, एक भी जवान की मृत्यु नहीं हुई है। आज आपके चैनल ने, आज पूरे विश्व ने दिखाया है कि किस प्रकार एक मास ग्रेवयार्ड है, पूरे के पूरा एक ग्रेवयार्ड बना हुआ है, जिसमें PLA के वो लोग जिनको हमारे जवानों ने मारा था, खाली हाथों से मारा था, उनके कब्र को आज आपने दिखाया है। आज उनका कब्र देख के कांग्रेस का सबर टूट रहा है। आखिर क्यों? ये तो वही राहुल गांधी थे ना जिन्होंने कहा कि हमारे 20 लोगों ने एक भी आर्मी के वहां के एक भी आर्मी के जवान को नहीं मारा है। कमांडर अरे आप क्या सोचते हैं? हमारे आर्मी में इतनी साहस नहीं है? हमारे आर्मी किसी को मार नहीं सकते हैं? हमारी आर्मी जवाब नहीं दे सकती है? हमारी आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती है? हमारी आर्मी एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती है? ऐसा इतना लो कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस क्यों मूव करती है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये इंडिया की आर्मी है। अनुमा आचार्य, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, ये लाल आंखों वाला जो आप वार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर, संबित पात्रा कह रहे हैं सेना पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए, बात सरकार पे भरोसे की है, सेना पे भरोसे की बात है ही नहीं। सरकार लगातार सेना को आगे करती आई है, और इसमें एक चीज आप देखिए, ये मैं हमेशा पहले भी कहती आई हूं रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, और आज भी कहूंगी यही बात कि सेना की बातचीत से आखिरी और पूरा हल नहीं निकलने वाला है। कूटनीतिक और राजनीतिक बात कहां हो रही है? कभी इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं आती? जब देखो, जब ब्रिगेड कमांडर लेवल की बात हो रही है तो कमांडर लेवल की बात हो रही है, तो फ्लैग मीटिंग हो रही है, केवल सेना की बात हो रही है। आप कब तक सेना के कंधे पर सवारी करेंगे? बस करिए। अब यह आपका समय है जहां पर कूटनीति की बात होनी चाहिए, राजनीतिक रूप में कहां आप इसको सॉल्व कर रहे हैं वो होना चाहिए, इन दोनों की बात करें, क्योंकि सेना तो सरहद की हमेशा रक्षा करती है और सेना पे सवाल आज तक नहीं उठाया गया है। मैं बाहर बैठ के भी देखती रही हूं, और अब मैं आपको ये बिल्कुल मुद्दे की बात पर कहूंगी कि सेना पर तो सवाल उठाया ही नहीं जा रहा है। सवाल तो सरकार पर है, और सरकार उनसे क्यों नहीं मदद लेती जिन्होंने 50 साल तक इस देश की सरकार चलाई है? उनसे भी मदद ली जा सकती है। हमारी एक्सपर्टीज मल्टीफोल्ड हो जाएगी। हम क्यों हर चीज अकेले करना चाहते हैं, और फिर तब जब हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो सेना की तो बात करिए ही मत। सेना तो हमारी जो है सरकार से आप क्या चाहती हैं? ओके, विंग कमांडर आचार्य, कांग्रेस पार्टी सरकार से क्या उम्मीद करती है? लाल आंखें दिखाने से रणदीप सुरजेवाला का मतलब क्या है? साथ में देखिए, देश उनका भी है, देश कांग्रेस का भी है, देश बीजेपी का भी है, देश सभी का है। देश की बात करें, और देश की बात इकट्ठा होकर करें। चाइना से इकट्ठा होकर लोहा लेना होगा। ऐसे अकेले अकेले अब करेंगे आप सेक्लूडेड होकर तो नहीं हो पाएगा, और ये बीजेपी की फ्रेंचाइजी नहीं है देशभक्ति, क्षमा कीजिएगा। नहीं, आप क्या चाहती हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी सरकार से क्या चाहती है? मोदी जी लाल आंखें दिखाएं चीन को, इसका मतलब क्या है? क्या करे मोदी जी, क्या करे सरकार? देखिए, पहले भी कहा था ज्वाइंट टास्क फोर्स बननी चाहिए, इसके बारे में कब से बात हो रही है? कहां है ज्वाइंट टास्क फोर्स? सारी प्रतिनिधित्व जो है दूसरी विपक्षी पार्टियों का, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाइए। आप देखिए कितने जल्दी ये समस्या सॉल्व होगी जब हम राजनीतिक लेवल पे और कूटनीतिक लेवल पे बात करेंगे। बार बार सेना को आगे खड़ा करते हैं। सेना का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। सेना अभी लंबे समय पर इस सर्दियों के मौसम में वहां रहने वाली है। क्या आपको पता है उनके पास एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग है? और अगर क्लोथिंग है तो क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है? क्या फर्क पड़ता है सरकार को इससे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे तो हम ये तक नहीं दिखाते कि कितने लोग फ्रॉस्ट बाइट के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है।
बड़ी शर्म की बात है। नहीं, एक सरकार बड़ी बातें ना करे, सरकार ये बात करे विंग कि कमांडर सरकार आचार्य, का एक सेकंड, अनुमा आचार्य, एक सेकंड, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं, संबित पात्रा ने, सरकार ने बड़ा साफ कहा, हम करारा जवाब दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? आप कह रहे हैं ना लाल आंखें दिखाएं, तो मोदी जी से आप क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या करें? देखिए, मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि सेना जो जवाब दे रही है, जो लगातार ये स्पर्ट जो मोमेंट्स होते हैं, इनको सेना हर बार अपनी जगह पे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सवाल ना पूछा जाए। संबित पात्रा, आप तो अलग तरह की सरकार, अलग तरह की पार्टी है संबित पात्रा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 1962 से तुलना ना भी करें तो पक्का इलाज निकालिए ना इसका। चीन तो घुसपैठ करके बैठा हुआ है और फिर घुसपैठ कर रहा है। ये ठीक है, नहीं, सबका पक्का इलाज हम ही निकालेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है विंग कमांडर महोदया कि सबके पक्के इलाज तो हम ही करेंगे। आप याद, पीओके भी हम ही लाएंगे, ये पक्का इलाज भी चाइना का हम ही करेंगे। नहीं, चलिए मैडम मैं बोल लूं प्लीज, थैंक यू। ये कह रहे हैं कि एक जॉइंट टास्क फोर्स होना चाहिए जिसमें सरकार, क्योंकि सरकार अक्षम्य है, अयोग्य है, तो इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाए, तब जाके कुछ कल्याण होगा। मैडम जी प्लीज कृपया करके पहले वो जो 23 लोगों का तो संभाल लीजिए। वो जो घुसपैठ हो रहा है, वो 23 लोग आपके ग्रुप 23 G23 चिट्ठी लिखी हुई है और पता नहीं चल रहा है कि आपके यहाँ अध्यक्ष किसको बनाना है, चयन होना है। गुलाम नबी आज़ाद जी रोज रहे हैं, कपिल सिब्बल जी का रोज आर्टिकल वहाँ न्यूज़पेपर में छप रहा है। पहले उनका तय कर लीजिए, बाद में ये जॉइंट टास्क फोर्स बनाइएगा। आप लोगों ने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, उसमें कुछ समझ में नहीं आया सोनिया जी को, फिर जाके बाद में कंप्लेंट करने लगी। ये कोई ऐसा ये मजाक का विषय नहीं है कि यह बीजेपी और कांग्रेस की मीटिंग हो जाएगी तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं। लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज को सॉल्व करना हमारे देश के कूटनीतिज्ञों को भी और हमारे देश को देश के आर्मी को भी आता है। इसलिए इस प्रकार की राजनीति जो हो रही है उचित नहीं है। नंबर जंग से ही मानेगा क्या चीन संबित पात्रा? आप याद क्या युद्ध से ही मानेगा क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं। पूरा देश यही सोच रहा है, ये चीन मानता क्यों नहीं, और क्या इसका इलाज जंग ही है क्या? देखिए, यहां पर दो एक्सपर्ट भी बैठे हैं। अगर जंग से ही चीन मानेगा तो आपको क्या लगता है कि संबित पात्रा एक प्रवक्ता आके यहां बोल देगा कि फलाने तारीख को फलाने बजे हम जंग शुरू कर देंगे? ये कोई मजाक का विषय थोड़ी है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चयन थोड़ी हो रहा है जो हम यहां पर आके कुछ भी बोल देंगे। ये आप दो मुल्कों के बीच में जंग की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो आर्मी के अफसर होंगे वो भी समय तारीख दिन नहीं बताएंगे कि जंग होना है नहीं होना है। आपको याद है आज से कम 4 दिन पहले जो सीडीएस हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर बातचीत से बात हल नहीं होगा तो उसके आगे के भी रास्ते हमें पता है क्या करना है। अनुमा आचार्य, फिर जल्दी क्या है? लोग नहीं है ना विंग कमांडर अनुमा आचार्य, फिर कांग्रेस को जल्दी क्या है जब सीडीएस कह चुके कि सैन्य विकल्प भी खुला हुआ है हमारा? देखिए, सीडीएस का जो वक्तव्य है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। वो किस तरह से उन्होंने कहा है, किस बिना पर कहा है, वो भी नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार क्यों ढीली है इतनी, तो उस पे बात हो रही है। मुद्दा सिर्फ ये है, और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार अपने हिस्से की कूटनीति और राजनीतिक बात क्यों नहीं कर रही है। क्या केवल वो झूला झुलाने तक सीमित है या उसके आगे भी बढ़ेगी? तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार अपने हिस्से पर इनिशिएटिव ले। सेना तो हमेशा वहां रहेगी। यहाँ 2 जनरल बैठे हैं, कोई भी हम में से ये नहीं मानता कि सेना कभी आज तक पीछे हटी है, ना आज ना पहले कभी सेना। ओके, जनरल जैनी साहब, कूटनीति का समय आ गया है क्या? राजनीतिक बातचीत का समय आ गया है क्या, या फिर सैन्य विकल्प भी बचाए हमारे सामने? जैनी साहब, जानता हूं ना गीली आंख जानता हूं, इतना जरूर जानता हूं कि मेरी 2 आंखें खुली हुई है और मैं खुली आंख से देख रहा हूं पूरी सिचुएशन। देखिए, जो कि लड़ाई का विकल्प है, जो रावत जी ने बोला, वो सब्जेक्टिव है। ये लड़ाई का विकल्प जो है ये ब्रह्मास्त्र होता है। वॉर इज द लास्ट ऑप्शन ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये माना हुआ है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में, इंटरनेशनल डायरेक्शन ऑफ हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर और आर्ट ऑफ वॉर में माना हुआ है कि वॉर जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है। तो लास्ट ऑप्शन, तो उससे पहले क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, ये सारे ऑप्शन। अब संबित जी, मैं पूरा आदर करता हूं संबित पात्रा जी का, बहुत से डिबेटों में आपके चैनल के साथ आ चुका हूं, मैं उनको सल्यूट करता हूं उनके ख्याल का, उनके विचारों का। लेकिन क्या हमने ये ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिए? कोई कह रहा है कि हमने ये ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, अभी कोई चारा नहीं है और आज रात को लड़ाई कर दो। और अगर क्योंकि ये माफिक है, ये ऑप्शन हम कर रहे हैं, तो उसका तो असर कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो तो जबसान में भी 8 से 10 किलोमीटर बैठा हुआ है,
गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी बैठा हुआ है, अब वो फिगर 4 तक भी 8 किलोमीटर लेके बैठा हुआ है। और आप देखिए वो ये जो मंगरूर लेक है, जो साउथ ऑफ द पेंगोंग सो है, जो कि चुशूल के गोल को डोमिनेट करता है, चुशूल वॉल को डोमिनेट करता है, वहां से जो गर्भुक रोड जाती है उसको डोमिनेट कर, वहां भी आने की कोशिश कर रहा है। और कहते हैं 200-500, एक रिपोर्ट है कि 500 लोग थे। 500 लोग चाइना के मानक एक बटालियन होती है, एक पूरी चाइनीज रेजिमेंट और बटालियन होती है उनकी। तो ये जो हम कर भी रहे हो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, दैट इज नॉट इनफ। वी शुड डू मच मोर। क्या करें सर फिर? और स्ट्रेट को ब्लॉक करो, उनके तेल को रोको, यातायात को। आप हांगकांग में ब्लडी इंटरवीन करो, आप ताइवान में अपना बजट डालो, आप उइगर मुसलमानों में सपोर्ट मारो। आप जो सेंट्रल एशियन रीजन में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जो ये हलचल कर रहे हैं, जो विस्तार बात कर रहे हैं, वहां पे आप अपना आवाज सुनाओ, आप क्वाड बनाओ, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ो। रशिया में अब जा रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री, जा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, जा रहे हैं। आप रशिया को अपने साथ लो, रशिया का प्रभाव होगा चाइना। अरे साले का गर्दन घोटो उसकी। इट इज नॉट इनफ। वो करता जाएगा, करता रहे। एक साल में 600 बार करता है चाइना इंक्लूजन। कभी हम उसको इंक्लूजन बोलते हैं, कभी उसको इंसर्जन बोलते हैं, कभी उसको ट्रांसकेशन बोलते हैं। मैं एक सिपाही होने के नाते उसको अग्रेशन बोलता हूँ। विशंबर जी, चाइनीज अग्रेशन, विशंबर दयाल, स्टॉप द ब्लडी चाइनीज अग्रेशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मुझे पता है, क्योंकि आपने वहां पे सर्व किया है। जैनी साहब, हिंदुस्तान का हर आदमी बिल्कुल गुस्से में है। विशंबर दयाल, अभी सोर्सेज से खबर आ रही थी विशंबर जी कि साउथ चाइना सी में इंडिया ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया। सोर्सेज से खबर है, मुझे पता है। अब जब सोर्सेज से आई है, इसी बारे में हम उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। आपको लगता है वाकई चाइना पर इंडिया जो कर रहा है उसका असर नहीं हो रहा है विशंबर जी, और इसीलिए ये हाल है कि वो दोबारा से इनकर्शन कर रहा है? देखिए, एक बात तो हम सबको समझनी पड़ेगी कि जो चाइना है वो बहुत सोची समझी चाल के साथ है। वो लॉन्ग ड्रॉन पॉलिसी के साथ है, लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटजी के साथ है। तो लॉन्ग स्टैंड ऑफ के लिए देश प्रिपेयर्ड है। और हमारी जो सेना है, जहां तक ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है, हमने इक्वली ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की है। फोर्स प्रोजेक्शन है, ये सब फोर्स प्रोजेक्शन का पार्ट है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, मैचिंग ट्रूप डिप्लॉयमेंट है। जहां भी कहीं होगा, ये मैं सेना को एक हार्दिक बधाई देता हूं, इन ट्रूप्स को जो अलर्ट थे, जो पूरी तरह डिप्लॉयड हैं। तो चाइना को एक मैसेज तो गया कि अब तुम और कुछ नहीं कर सकते। जो आपने अप्रैल मई में जो सरप्राइज था, एलिमेंट था, जो आपने विश्वासघात किया था, उसमें जो आपको सक्सेस मिली वो आपको मिल गई, क्योंकि एक देश ने आपको एक कुछ संधियों पर, कुछ चीजों पर विश्वास किया और आपने विश्वासघात किया। तो अब तो चाइना के वो ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब है हमें क्या करना चाहिए। गौरव, मानो मैं बहुत दिन से कह रहा हूं आपके शो पे मानक, कि ये हमारे को डिसाइड करना है चाइना क्यों इनिशिएटिव ले। इनिशिएटिव तो मेरे पास होना चाहिए ना। उससे फौज में एक चीज कहते हैं कि उसका वी हैव टू टेक इनिशिएटिव बैक फ्रॉम हिम, और उसको वापस लेने के लिए देखिए मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, ये नहीं कह रहा मैं। और जो सीडीएस ने कहा वो एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत एक प्रभावशाली बात कही है। और सरकार जो कर रही है, विपक्ष की बात नहीं है, बात देश की है। मुद्दा क्या है, आप मिलिट्री लेवल पे आप कोई काउंटरवेलिंग, आपको आई एम श्योर लोग सोच रहे होंगे। मैं 1986 का एक एग्जांपल देता हूं। देखिए 1986 में सुंदरोंग वैली में, सुंदरोंग चू में उसने एक इंकर्जन की, 40-50 आदमी भेज दिए। हमने इमीडिएटली लुंगरो ला पास पे अपनी एक पोस्ट बना दी, तो काउंटर मेजर हो गया। 9 साल बाद वापस गया, 9 साल बाद। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यानी रिएक्टिव होने की जगह प्रोएक्टिव होना पड़ेगा बॉर्डर पर, आप ये कह रहे हैं विशंबर जी? देखिए मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं, जब तक आप रिएक्टिव रहेंगे, आप इस किस्म की डिबेट्स में फंसे रहेंगे, देश जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट करता रहेगा। और चाइना चाहता है, देखिए एक मिनट, आपने मुझे टाइम दिया, जी बोलिए एक मिनट और दीजिए। देखिए चाइना चाहता है, एक प्रधानमंत्री की बात है और जो सब बात कह रहे हैं मैं उस बात से ले जाता हूं। चाइना जो है वो चाहता है कि किसी तरह भारत की जो गति है पोस्ट कोविड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगली सेंचुरी प्रधानमंत्री ने बोला ना कि भाई एक्सपेंशनिज्म की नहीं होगी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की होगी। तो अब बिल्कुल आपका उसका खेल खत्म हो चुका है वैली में। वो चाइना जो उसका स्टूज था पाकिस्तान, वो आपको इतना एंगेज नहीं कर पा रहा। तो ये एक वो प्रेशर रखेगा आप पे, जब तक आप इस किस्म की आप बहिष्कार नहीं करेंगे जो विजिबल इंपैक्ट होगा। आप उसके एम्बेसी का बहिष्कार कीजिए, डिप्लोमेटिक बहिष्कार कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो डिप्लोमेट्स रिटर्न करा दीजिए उसके अपने। आप क्राइसिस मैनेजमेंट कीजिए जो उसको मैनेज करनी पड़े। आप प्रोएक्टिव हुई साहब। मैं यहां पे सिर्फ उस मुद्दे की बात कर रहा हूं
जो चाइना को बैकफुट पर भेज सकता है। जब तक आप उसको संबित पात्रा, दोनों एक्सपर्ट्स की राय यही है कि हमें रिएक्टिव होने की जगह प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, या कोई और तरीका हो। संबित, देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोनों एक्सपर्ट कि हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये अचानक भारत रिएक्टिव तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम 2014 से पहले बिल्कुल चाइनीज माल लाते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले हम आत्मनिर्भर भारत थे और मोदी जी आए 2014 में प्रधानमंत्री बनके, उनका अच्छा बंद करो मैन्युफैक्चरिंग, चाइना से सब माल लाओ। देखिए जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक, तब तक कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी इस प्रकार बढ़ा दी गई दूसरे देशों के ऊपर कि उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने खिलौने से लेकर मास्क से लेकर पीपीई किट तक, अब ये कोरोना काल चल रहा है, आप देखिए पहली बार हम पीपीई किट तक चाइना से लाते थे। एक भी पीपीई किट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता था। आज 10 लाख पीपीई किट प्रतिदिन मैन्युफैक्चर हो रहा है। 5.5 लाख N95 मास्क हिंदुस्तान में प्रतिदिन मैन्युफैक्चर हो रहा है। हर वेंटिलेटर हम चाइना से लाते थे, आज हम वेंटिलेटर अपने आप बना रहे हैं। तो रातों रात तो नहीं हो जाएगा ना, कर रहे हैं, नंबर एक। और जहां तक रिएक्टिविटी की बात है, देखिए हिंदुस्तान प्रोएक्टिव होके हम क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आर्मी के चीफ, हिंदुस्तान के सीडीएस प्रवक्ताओं को ब्रीफ करेंगे क्या? जो हिंदुस्तान कर रहा, इन्होंने कहा कि कहीं एक हमें आगे बढ़कर कुछ कर देना चाहिए जिससे चाइना बैक स्टेप पे आ जाएगा। हम कर भी रहे होंगे तो हम दुनिया को बताएंगे थोड़े ही, और हमें बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की होती हैं और हमें ब्रीफिंग नहीं दिया जाता उन चीजों का। मगर आज मैं यहां पर हिंदुस्तान के एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल में बैठ करके पूरे विश्व को एक बात बता दूं, माई इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इंडिया। मेरा भारत महान भी है और शक्तिशाली भी है और क्षमतावान भी है। कोई भी ये ना समझे कि हम केवल रिएक्टिव हैं और हम सरेंडर करने वाले, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया और प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। मैं राहुल गांधी को भी कहना चाहूंगा, ये चच्चा नेहरू का समय नहीं है जो इंडिया सरेंडर कर देगा, जो नेहरू सरेंडर कर देंगे। नेहरू ने सरेंडर किया होगा, मोदी सरेंडर नहीं करेंगे। ये कान खोल के सुन ले कांग्रेस पार्टी। ये बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे शब्द हो गए। मुझे लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है। नेहरू जी के समय में उन्होंने जो हुआ उसकी जिम्मेदारी ली और स्पष्ट बोला। आज जो हुआ है उसकी ना तो जिम्मेदारी ली जा रही है और ये तक मानने से इनकार है, कह दिया ना तो कोई घुसा है और ना किसी का कब्जा है। अरे जरा तो देखिए, अगर कब्जा नहीं है तो ये सब क्या हो रहा है। और अभी तो केवल इतना ही है, ऐसे ही वक्तव्य देते रहिए आप लोग। मिडिल सेक्टर भी है और उसके बाद उत्तराखंड के पास का एरिया भी है। आप क्या इसी तरह के वक्तव्य देते रहेंगे जिससे दुश्मन जो है उसे ये लगे, हमारे ऊपर जो आक्रामकता है उसे ये लगे कि ये तो हर समय हमें डिनाई ही कर रहे हैं। आप डिनाई करते रहिए और नुकसान इस भारत देश को होगा। आपने एक जगह कहा मेरा भारत, नहीं, ये हमारा भारत है, ये हम सब का भारत है। आप ऐसी बात नहीं कर सकते। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आपको काम करने ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। सब कह रहे हैं ये हमारा भारत है और बिल्कुल सही बात है, सबका भारत है। इसीलिए सबको मिलकर चीन के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और जैसे हमारे दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, जैनी साहब और विशंबर जी, बिल्कुल आपके साथ हूं। हमें लगता है कि हमें रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। चीन की जो बार बार हिमाकत हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं। सरप्राइज एलिमेंट हमें देना पड़ेगा, उसे बैकफुट पर धकेलना पड़ेगा, शायद तभी कोई हल निकलेगा इस दशकों पुरानी समस्या का। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। संबित पात्रा आपका, अनुमाचार्य, जैनी साहब और विशंबर जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।